नमस्कार, मैं हूँ नीलम मेहता। हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच ने मुझे आज सुनहरा अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज इस मंच से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ एक अंग्रेजी कहानी जिसका शीर्षक है बाघ का पंजा। इस कहानी के लेखक हैं श्री R.K. नारायण। तो प्रस्तुत है कहानी बाघ का पंजा। इस मनुष्य भक्षी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। जिन लोगों ने उसे मृत्यु तक पहुंचाया था वे हीरो बन चुके थे। उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई जा रही थी और गांव की सबसे ऊंची बैलगाड़ी पर शान बान से बैठाकर सड़कों पर घुमाया जा रहा था। इसी के पीछे एक दूसरी बैलगाड़ी में वह मरा हुआ बाघ आंखें खोले पड़ा था। उसकी लाश गाड़ी में फैली थी और पूंछ नीचे लटकती चली जा रही थी। गांव के लोगों ने दिन भर के लिए सारा कारोबार बंद कर दिया था और मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी या तो जुलूस के पीछे चल रहे थे या जगह जगह खड़े होकर उस प्राणी को देख रहे थे जिसने इतने दिनों तक उनका जीना हराम कर रखा था। सब इस बाघ की ही बातें कर रहे थे। इसने पूरे 5 साल इलाके के अनेक गांवों में आतंक मचाए रखा था। हम भी एकटक इस दृश्य को देखते जुलूस के साथ चल रहे थे। तभी उस महाबातुनी ने पीछे से हमारा कंधा थपथपाकर कहा, बहुत चकित हो रहे हो। अच्छा, जब ये लाश देखते देखते थक जाओ तो मेरे पास चले आना और मेरी बात सुनना। हम सचमुच काफी थक चुके थे, इसलिए वहीं रुक गए और भीड़ जैसे ही आगे बढ़ गई उसके साथ हो लिए। वह हमें एक ऊंची टेकरी पर ले गया और एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं एक दफा कोपल में ठहरा था, जो मैप्पी शहर में बहुत बिखरा हुआ बसा छोटा सा गांव है। तुम सोचोगे कि दुनिया के इस बिल्कुल उजाड़ कोने में मैं क्या कर रहा था। बताता हूँ। तुम्हें याद होगा कि मैंने अक्सर तुम्हें एक फर्टिलाइजर कंपनी के एजेंट के रूप में काम करने की बात बताई है। महीने के 25 दिन मुझे गांव-गांव जाकर लोगों को इस कंपनी के माल का प्रचार करना पड़ता था। उसके लाभ समझाने पड़ते थे। उसी एक दौरे में मैं कोपल गया था। इसे वास्तव में गांव ही नहीं कहा जा सकता। 40 घर, 2 ऊंची नीची सड़कें और चारों तरफ जंगल ही जंगल। ऐसी बेकार सी जगह भी कभी कंपनी किसी को क्यों भेजती थी, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। दरअसल अगर रेल की लाइन पर यह स्टेशन ना होता तो इसका उन्हें पता ही ना चलता। यहाँ से एक ब्रांच लाइन ही गुजरती थी और एक आध गाड़ी ही रुकती थी। बाकी सब धड़ाधड़ आगे निकल जाती थी। इसकी सभ्यता का केंद्र स्टेशन ही था। नीले कपड़ों में एक कुली और एक समझदार सा बूढ़ा स्टेशन मास्टर, हरी पगड़ी पहने, लाल और हरे दोनों झंडे हमेशा हाथों में थामे रहते थे। तुम्हें स्टेशन के बारे में भी बता दूं, इसकी कोई इमारत नहीं थी। रेलगाड़ी का ही डिब्बा था जो अपनी सेवा समाप्त करके यहाँ खड़ा कर दिया गया था, जिसके पहिए भी नदारद थे। इसकी एक खिड़की से स्टेशन मास्टर टिकट बांट देता था और जंगल में होकर गुजरते उन एक आध यात्रियों से बातचीत करता था जो भटकते हुए यहाँ आ जाते थे। दरवाजे पर सांप की तरह एक लता लंबाई तक लिपटी हुई थी। इस तरह रेल की एक भूतपूर्व डिब्बे का उपयोग कर लिया गया था। नवंबर की एक सुबह एक रेलगाड़ी मुझे इस स्टेशन पर उतार कर छुक छुक करती आगे जंगल में चली गई।
बगलों में दोनों झंडियां दबाए स्टेशन मास्टर मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। यहाँ इतने कम मुसाफिर उतरते थे कि कोई नया चेहरा देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह खुद ही मेरा मेजबान बन गया और भूतपूर्व रेल के डिब्बे में ले जाकर मुझे एक स्टूल पर आराम से बिठा दिया। बोला, मैं 1 मिनट में सब काम समाप्त कर देता हूँ। फिर कुछ भूरे से कागज उठाए, उन पर कुछ लिखा और वापस रख दिए। उठकर डिब्बे में ताला लगाया और मुझे घर ले चला। घर बहुत छोटी पत्थर की इमारत थी। सिर्फ एक कमरा, किचन और आंगन, एक अदद बीवी और 7 बच्चे। उसने मुझे खाना खिलाया। मैंने कपड़े बदले, फिर सहायक के साथ मुझे गांव देखने भेज दिया, जो उसके घर से करीब 1 मील दूर था। मैंने 40 घरों के लोग इकट्ठे किए और मुखिया के घर के सामने उन्हें बिठाकर भाषण दिया। उन्होंने बड़े धीरज से मेरी बातें सुनी, मेरे दिए फर्टिलाइजर के सैंपल लिए और इनका उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए ये समझने की कोशिश की। फिर मेरी बताई बातों पर टीका टिप्पणी करते वे अपने काम धंधे पर चले गए। इसके बाद छुटपुटा होते मैं अपना सामान समेटकर वापस चला। तब मेरे कान बज रहे थे और गला सूख गया था। इस वक्त 2 गाड़ियां गुजरनी थी, लेकिन यहाँ रुकने वाली गाड़ी सवेरे 5:30 बजे आनी थी। स्टेशन मास्टर के घर खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। एक कमरे में 9 लोगों के सोने के बाद मेरे लिए वहां जगह ना होती। मैंने कहा, मैं प्लेटफॉर्म पर सो जाऊंगा। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह बड़ी खतरनाक जगह है। आपके शहर की तरह नहीं, यहाँ बाग भरे पड़े हैं। उसने कहा, मैं स्टेशन के भीतर सोऊं। यह भी बिल्कुल भरा था। एक बड़ी मेज, कुर्सी और स्टूल ने सारी जगह घेर रखी थी। मैंने ये सब एक तरफ सरकाए और एक कोने में लेटने भर की जगह बना ली। यहाँ मुझे 8 घंटे काटने थे। मैं लेट गया और सुनसान जंगल की तरह तरह की आवाजें सुनने लगा। पेड़ पौधों के बीच से गुजरती तेज हवा की आवाजें, कीड़े मकोड़ों की खूं सं, तार के खंभों से निकलती खड़खड़ यूं यूं। परेशान होकर मैं उठा, दरवाजा बंद किया और फिर लेट गया। इससे भीतर सख्त गर्मी हो गई और सो पाना मुश्किल हो गया। फिर उठा, दरवाजा जरा सा खोला कि हवा आए। कुर्सी उससे टिका दी और जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैं सो गया और सपना देखने लगा। मैंने देखा कि एक पहाड़ी के किनारे खड़ा हूं और नीचे घाटी में देख रहा हूं। हल्की पीली चांदनी बिखरी पड़ी है। दूर एक पेड़ के पास बिल्ली जैसे कई प्राणी ढाल पर चल रहे हैं। उनकी छाया जमीन पर पड़ रही है। शान से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं इस दृश्य को देखता इतना मग्न हो गया कि यह नहीं देख पाया कि वे अब नीचे उतरने की जगह ऊपर चढ़ने लगे हैं और मेरे बहुत पास आ पहुंचे। मैं मुड़ता हूं तो क्या देखता हूं कि अब वे बिल्ली की तरह छोटे नहीं रह गए, बल्कि बड़े होकर भूरे बाघ बन गए हैं। यह देखकर मैं डर जाता हूं और दौड़कर स्टेशन के कमरे में पहुंच जाता हूं। इस जगह आकर सपना खत्म हो गया, क्योंकि दरवाजे से अड़ी कुर्सी लुढ़क कर मेरे ऊपर आ गिरती है। मैं आंखें खोलता हूं तो देखता हूं कि एक बाघ दरवाजे से भीतर आने की कोशिश कर रहा है। मेरी चेतना के लिए यह एक ऐसा गड़ूमड़ू क्षण था जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अभी सपना ही देख रहा हूं या जाग गया हूं। पहले मुझे लगा कि स्टेशन मास्टर ही भीतर आ रहे हैं, लेकिन सपने ने दिमाग को तैयार कर दिया था। मैंने तारों भरे आकाश में स्पष्ट देखा कि एक पूंछ हिलाता, हुंकार भरता और बिजली जैसी चमकती आंखों से देखता
बाघ ही भीतर घुस रहा है। मैं समझ गया कि फर्टिलाइजर कंपनी को अगले दिन से मेरे प्रचार भाषणों से वंचित हो जाना पड़ेगा। लेकिन बाघ खुद कुर्सियों की खड़खड़ाहट से कुछ डर सा गया था और वहीं आकर रुक गया था। वह मुझे कोने में चुप खड़ा देख रहा था और शायद अपने आप से कह रहा था, मेरा डिनर तो सामने खड़ा है, लेकिन पहले मैं जान लें कि ये शोर किस चीज का है। कहा जाता है कि जंगली जानवर आदमी से तो नहीं डरते, लेकिन मेज कुर्सी जैसी फर्नीचर से डरते हैं। मैंने देखा है सर्कसों में मैनेजर लोग जानवरों के सामने एक से ज्यादा कुर्सी नहीं रखते। ईश्वर की कृपा है कि ऐसी बातें जब उनकी जरूरत हो तो तुरंत याद आने लगती हैं और हमें बचाने में मदद करती हैं। मैंने देखा कि बाघ मुझे और कुर्सी दोनों को देख रहा है, तो लपक कर मैंने मेज और स्टूल को भी हिम्मत करके अपनी तरफ जोर से खींच लिया। मैं कोने की तरफ पीठ किए बैठा था और बड़ी सी मेज दोनों दीवारों से सटी मेरी रक्षा में आकर खड़ी हो गई थी। मैं इसके अंदर घुस गया था और स्टूल को भी अपने सामने अड़ाकर खड़ा कर लिया था। मेज हटाते समय बहुत सी चीजें इसके ऊपर आ गिरी थी। टेबल लैंप, ऑल पिने और एक बड़ा सा चाकू। इस रक्षा गृह से मैंने बाघ पर एक नजर डाली। वह मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था, शायद सोच रहा हो कि मेरा डिनर मेरी पकड़ से कितना बाहर पहुंच गया है। अब उसने संभल कर पहले एक फिर दो कदम आगे बढ़ाए और गले से गुर्राने की आवाज निकाली, जिससे पूरा स्टेशन हिल उठा। मेरा अंत समय समीप आ गया था। मैं उस स्त्री पर दया करने लगा जिसके भाग्य में मेरी पत्नी बनना लिखा था। फिर मैंने कुर्सी उठाई और ढाल की तरह सामने खड़े बाघ के सामने हिलाई और वह रुका और आगे बढ़ने की जगह एक दो कदम पीछे हट गया। इसके बाद फिर हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और दाव पेच पर विचार करते रहे। मैं सांस रोककर इंतजार कर रहा था। बाघ मुझे घूरता हुआ अपनी पूंछ तेजी से चारों ओर हिला रहा था। जो दीवार से टकराती तो थड़ की आवाज होती। फिर मेरी तरफ से बिना आंखें हटाए नीचे झुक आया और सामने के पंजे से जमीन पर खरोंचे मारने लगा। मुझे लगा यह हमला करने के लिए पंजे तराश रहा है। यह छोटा सा डिब्बा पूरा जू बन गया था। मुझे जुरजुरी आने लगी। वह सामने के पंजों से जमीन खरोचे जा रहा था, जिसकी आवाज से मुझे दहशत होने लगी थी। फिर एकाएक वह उछला और पूरे जोर से फर्नीचर पर एक धक्का मारा। मुझे लगा कि इसके बीच पिस जाऊंगा, लेकिन भला हो रेलवे वालों का, जो सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी से अपने काम की चीजें बनाते हैं। इससे मेरी सुरक्षा हुई। बाघ मेज को तोड़ नहीं सका, उस पर बैठकर रह गया। उसके पंजे ही सामने थे। उसने इन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी और स्टूल से मैंने उन्हें रोक लिया। मेज बाघ के वजन से दब रही थी और मैं ये दबाव महसूस कर रहा था। उसकी सांस मुझ तक पहुंच रही थी। वह बार बार अपने पंजे मेरी तरफ फेंक रहा था। इससे मेरे बदन के कुछ टुकड़े तो निकाल कर वह खा ही सकता था, लेकिन मैं एकदम बीच में सिकुड़ कर जम गया था, उसके पंजों की पहुंच से बस बाल बराबर दूर। वह तरह तरह की खतरनाक आवाजें कर रहा था और मेरे सिर के ऊपर जोर जोर से धमक रहा था। अगर वह नीचे उतर आता तो कुर्सी को एक किनारे ढकेल सकता था, लेकिन कुर्सी की बनावट उसे परेशान करती रही। वह इसे खतरा समझकर इससे दूर हो जाना चाहता था। मैं एक जगह आकर रुक गया। फिर वह मेज से नीचे कूदा। उसके चारों तरफ यह देखने के लिए एक चक्कर लगाया कि कहीं जरा सी सेंध मिल जाए। मैंने कई दफा कुर्सी उसके सामने घुमाई, लेकिन उसने इसे छू कर देखा तो समझ गया कि यह कोई खतरनाक चीज नहीं है। यह समझकर उसने इसे सामने से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं ज्यादा चालाक निकला। मैंने कुर्सी अपनी तरफ खींचकर
उसे मेज के कोने से फंसाकर वहीं जमा दिया। अब एक तरफ कुर्सी और दूसरी तरफ स्टूल मेरी रक्षा में तैनात थे। बाघ अब मेरे सामने घुटनों पर आ बैठा और सोचने लगा कि कैसे क्या करूं, लेकिन मेज, कुर्सी और स्टूल सब मिलकर मेरी अच्छी हिफाजत कर रहे थे और मैं इनके बीच आराम से बैठा था। उसने अब जरा ध्यान से इस चक्रव्यूह का निरीक्षण किया और देखा कि कहां से पंजा भीतर डालकर हमला किया जा सकता है। उसे पंजे लायक आसानी से जगह मिल गई और पंजा मेरे सामने आ पहुंचा। इसके नाखून मेरी आंखों के सामने हिलने लगे। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं उसी को जैसे वह चाहे सब कुछ क्यों करने दे रहा हूं? मैं क्रोध से भभकने लगा। इधर उधर देखा तो पाया कि स्टेशन मास्टर का लंबा चाकू भी सामने पड़ा है। मैंने चाकू उठाया और जोर से पंजे में घुसा दिया। दर्द से बाघ ने चीख मारी और पंजा वापस खींच लिया। फिर वह उतरा और गुस्से में भरकर कमरे में उछाड़ पछाड़ करने लगा, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। हार कर फिर उसने पंजा भीतर डाल दिया। अब मुझ में कुछ हिम्मत आ गई थी और इस बार फिर चाकू का उपयोग करके मैंने पंजे का एक हिस्सा काट लेने की कोशिश की। नाखून सहित पंजे का एक हिस्सा सचमुच नीचे आ गिरा। फिर क्या था, मेरे और उसके बीच की लड़ाई चलनी शुरू हो गई। वह बार बार पंजे से वार करता और हर बार मैं कुछ न कुछ काट लेता। मुझे ये बताते अच्छा लग रहा है कि थोड़ी देर में मैंने उसके 3 पंजे काट लिए। अब लड़ाई खत्म हो गई। मैं भी उसी की तरह खूंखार हो उठा था। अब ये पंजे सोने में मड़े मेरी तीनों बेटियों की गर्दन में हार बनकर लटक रहे हैं। कभी मेरी तरफ आओ तो देख भी लेना। उसी क्षण बाघ मुझे छोड़कर बाहर निकल रहा था। स्टेशन मास्टर और उसका सहायक सामने से आते दिखे। उनको देखकर वह उनकी ओर झपटा। दोनों ने सरपट भागना शुरू किया। स्टेशन मास्टर ने घर पहुंचकर ही दम लिया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। सहायक एक पेड़ पर चढ़ गया। बाघ उसे नीचे खड़ा घूरता रहा। दोनों तब तक एक दूसरे को देखते रहे जब तक एक मालगाड़ी हूं हूं करती सीटी देती और आग उगलती स्टेशन पर आकर खड़ी न हो गई। बाघ ने खतरा भांप कर जंगल की तरफ का रुख किया और तेजी से भाग निकला। इसके बाद बाघ इस दिशा में कभी नहीं आया। यद्यपि दूसरे इलाकों में वह अपनी हरकतें करता रहा, मेरी फिर उससे मुलाकात नहीं हुई। अभी आधे घंटे पहले जब वह बैलगाड़ी की सवारी कर रहा था, मैंने उसे फौरन पहचान लिया। दाहिने पंजे को देखकर जिसके 3 हिस्से और नाखून गायब है। तुम लोग उन वीर बहादुरों से बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे थे जिन्होंने बंदूकों के बल पर उसे जीता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक ऐसे मामूली आदमी की कहानी सुना दूं जिसने अकेले और खाली हाथ उसका सामना किया और उसे परास्त किया। महाबहादुरी की कहानी खत्म हुई तो हम गांव में फिर वहीं पहुंच गए जहां बाघ की लाश इनाम की ट्रॉफी की तरह रखी गई थी और उससे छुटकारा दिलाने वाले को हीरो की तरह सम्मान दिया तथा खिलाया पिलाया जा रहा था। वह शहर से आ रही लारी का इंतजार कर रहे थे। हम भीड़ में घुसकर बाघ की लाश के पास पहुंचे और उसका दायां पंजा देखने की बात कही। गैस का लैंप पास लाया गया और हमने पंजा देखा। सचमुच उसकी 3 उंगलियां कटी हुई थी और इस जगह पर एक काला दाग था। इन्हें काटने वाले ने चाकू जरूर हथौड़े की तरह चलाया होगा। पूछने पर शिकारियों ने कहा, पता नहीं कैसे होता है ये, हमने कई बागों में ये बात देखी है। सुना है कि कुछ आदिम जातियां तथा शिशु बाघों को पकड़ती हैं तो ताबीज के तौर पर उनके अंगूठे काट कर रख लेती हैं। शिशु बाघों को मारना अच्छा नहीं समझा जाता। धन्यवाद। तो ये थी कहानी बाघ का पंजा। उम्मीद है आपको मेरी स्वर में ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।